मेक अ नोट ऑफ इट। ठीक है, वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पता है, आप जहां से देख रहे हैं, राइट, वो कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर आप, ऐसा भी तो हो सकता है कि आप किसी कार के अंदर बैठ के देख रहे हो किसी का मोशन, राइट, तो आप अभी कार एक्सलरेट भी हो रही होगी, डीएक्सलरेट भी हो रही होगी, डायरेक्शन भी बदल रहा होगा, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो ग्राउंड नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, कार। तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जहां से आप देख रहे हैं मोशन को, हर फोर्स का वर्क डन भी अलग अलग। तो देखो यार, क्या बोलने का क्या मतलब है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाओ या किसी भी रास्ते से ले जाओ, वर्क डन सेम होगा। तो ये फोर्स क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका क्या मतलब है, वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं डिपेंड कर रहा है। वर्क डन डिपेंडिंग ऑन द ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस हियर। समझ आया कि नहीं आया? इस केस में वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस पे। तो ऐसे फोर्सेस जिनके वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, मतलब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे, है ना, हर केस में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फैक्टर तो यही आएगा ना, डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे, पोजीशन पे डिपेंड करे, या इन अदर वर्ड्स ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे, राइट, वो फोर्सेस कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ। ठीक है, समझ गया। ए से बी तक जाने के दो रास्ते, एक ये ब्लू वाला रास्ता जो आपको दिख रहा है, राइट, ये h/2 है, ये h/2 है, राइट, और दूसरा रास्ता ये ऊपर जो ये ग्रीन वाला रास्ता दिख रहा है, पाथ 1 पाथ 2 दिख रहा है आपको। अब इन दोनों ही केसेस में हम वर्क डन बाई ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। जो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन है वो फर्स्ट पाथ में कितना आया, माइनस म्यू mgl, लेकिन सेकंड पार्ट में जब आप ऊपर घुमा के ले गए तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना आया, माइनस 2 म्यू mgl, है कि नहीं? तो वर्क डन अलग अलग आया, लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशंस तो सेम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है? एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में कहा जाता है कि वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस बोलने का मतलब कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्या होता है? 0 होता है ना? तो आप ये खुद से डिराइव करके देखिए, जैसे ये इक्वेशन मैंने ये यहाँ पे एग्जांपल लिया था ना, तो आप ग्रेविटी के केस में ही देखिए, अगर आप बॉडी को पॉइंट ए से बी ले जाओ और फिर बी से ए ले जाओ तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 आना चाहिए, आप चेक कीजिए खुद से, राइट? लेकिन यही अगर इस केस में जो मेरा फ्रिक्शन वाला केस था, उसमें अगर आप ए से बी स्ट्रेट लाइन में ले जाओ और बी से ए स्ट्रेट लाइन में वापस लाओ, तो उस केस में इवन इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 लेकिन वर्क डन आपका 0 नहीं आएगा, राइट? तो एक और मेन डिफरेंस क्या होता है इन दोनों फोर्सेस के बीच में कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क डन इन अ साइक्लिक पाथ इज 0। साइक्लिक पाथ या क्लोज्ड पाथ बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लोज्ड पाथ मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, राइट? उस केस में कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्या होगा, 0 रहेगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन इवन इफ आपका क्लोज पाथ हो तब भी 0 नहीं होगा। ठीक है। इन इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, डूब के मर जाएंगे। ठीक है, समझ गया। अब समझो सब आसान भाषा में। इस क्लास में सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाता है। अगर आप भी किसी ऐसे बालक या बालिका को जानते हो जिसे बातों बातों में फिजिक्स समझनी हो तो उसे ये वीडियो जरूर भेजें। हे गाइस, दिस इज शिवम पटेल। सो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? आप लोगों को पता ही है कि हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग वर्क पावर एनर्जी। अभी ही लास्ट क्लास में स्टार्ट हुआ है ना? हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं वो देख लीजिए, और आज आज की क्लास में हम क्या देखने वाले हैं, यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट आल्सो, है ना? थोड़ा इंटरेस्ट आपका भी डेवलप हो। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट यूनिट्स ऑफ वर्क, वेरी इजी थिंग, है ना? फिर उसके बाद अभी तक हमने जो भी देखा वो क्या देखा कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स देखा, कि अगर जैसे आपने देखा होगा हमने यहाँ पे जो भी वर्क डन निकाला है, डेफिनेशन ऑफ वर्क देखी थी, उसके बाद जो भी वर्क डन निकाला है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, राइट? वर्क डन इज इक्वल टू एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। करते हो आप लोग, ये करते हो ना? तो जो फोर्स है उसकी तो वैल्यू गिवन रहती है, जैसे 5 न्यूटन फोर्स है, 10 न्यूटन फोर्स है, mg है, इस टाइप का। तो फोर्स इज कांस्टेंट ना, तो अगर फोर्स कांस्टेंट है उसका वर्क डन आपको निकालना आता है, आप सिंपली बड़े मजे में बिल्कुल टैच में बैठ के क्या करते हो, फॉर्मूला में पुट करते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड आपको आपका आंसर मिल जाता है, राइट? यस मनमोहन बाबाई, हेलो हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। तो अगर फोर्स वेरिएबल हो, जैसे फोर्स डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है ना, कोई रिलेशन गिवन हो, ये फोर्स है ये डिस्टेंस है, इस तरीके से फोर्स चेंज हो रहा है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेट्स से, ठीक है? तो उस केस में आप वर्क डन कैसे निकालोगे, राइट? तो जनरली दो मेथड्स होते हैं, एक होता है इंटीग्रेशन की हेल्प से, जो कि आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है ना? तो मैं आपको बस फॉर्मूला लिख के दिखा दूंगा, इंटीग्रेशन का थोड़ा मतलब बता दूंगा आपको, ठीक है? हालांकि 9th क्लास में आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस अभी नहीं करने होंगे। दूसरा तरीका होता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालने का, दैट इज बाय द ग्राफ। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्वेश्चन में गिवन है तो आप बहुत ही इजीली, जैसे आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकाला था ना, एरिया अंडर द ग्राफ से, उसी तरीके से हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाली ग्राफ से कुछ निकाल सकते हैं, एंड वो कुछ क्या है, वो है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। सो थिंग्स विल बिकम वेरी इजी, ठीक है? आपको सिर्फ ग्राफ की अभी हेल्प लेनी है, वो मैं आपको समझाऊंगा। देन विल स्टडी अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस,
काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? तो ये सारी चीजें देखेंगे, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, ये सारी कंडीशंस हम देख चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप लास्ट वीडियो एक बार देख के आइएगा और फिर इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे हम आगे, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट टॉपिक व्हिच इज यूनिट्स ऑफ वर्क, ठीक है? तो वर्क की यूनिट्स क्या होती हैं? तो देखो यार, हमने देखा था वर्क का जो फॉर्मूला था हमारा, वर्क वाज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज गिव्स यू अ स्केलर क्वांटिटी। अब उस स्केलर क्वांटिटी की यूनिट्स हमें देखनी है, राइट? वर्क की यूनिट्स हमें पता करनी है। तो यार सिंपल तो है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है एसआई यूनिट न्यूटन, एंड डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर। दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो न्यूटन मीटर व्हिच वी आर गेटिंग इज द एसआई यूनिट of work, and SI unit of work which is 1 Newton meter, that is also called 1 joule, ठीक है? तो ये इसका आप समझ गए 1 जॉउल कितना होता है। अगर एक इसको आप डिफाइन करना चाहें, लेट्स से वर्ड्स आप डिफाइन करना चाहें, तो आप 1 जॉउल को कैसे डिफाइन कीजिएगा? देखो, तो अगर 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो किसी ऑब्जेक्ट पे और 1 न्यूटन के फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना हो 1 मीटर, तब जो वर्क डन होगा, जितना वर्क डन होगा वो कहलाएगा 1 जॉउल। समझ गए आप? क्लियर हो गया? सिंपल सा आप डेफिनेशन है, आप ऐसे ही लिख दीजिएगा कि इफ अ 1 न्यूटन फोर्स इज डिस्प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ by 1 meter, then the work done is said to be equal to 1 joule. That is very simple. लिख दोगे, ये हो गया आपकी एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट में क्या होगा? देखो, तो सीजीएस यूनिट में न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन, राइट? एंड मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो आपका जो वर्क का सीजीएस यूनिट होगा वो क्या होगा? डाइन सेंटीमीटर, है ना? एंड डाइन सेंटीमीटर को हम कहते हैं अर्ग। 1 अर्ग इज इक्वल टू 1 डाइन इनटू 1 सेंटीमीटर, राइट? अब इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या है, जल्दी से आप खुद से निकाल सकते हैं। देखो यार, 1 न्यूटन कितना होता है? तो 1 न्यूटन हमारा होता है 10 टू द पावर 5 टाइम्स, है कि नहीं? 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 टाइम्स एंड 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हो दैट 1 जॉउल, देखो यहाँ पे 1 जॉउल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 इनटू 9 सेंटीमीटर आ रहा है, 9 सेंटीमीटर हो गया अर्थ। तो ये आपके पास रिलेशन आ जाता है बिटवीन जॉउल एंड अर्थ। इफ यू नीड टू कन्वर्ट एट एनी टाइम तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हो। क्लियर है भाई? कोई डाउट हो तो बताते रहिएगा, ठीक है? सो लेट्स कम टू द टॉपिक व्हिच इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, ठीक है? अगर हमारा फोर्स वेरिएबल हो, जैसे कि मैं बात कर रहा था वेरिएबल फोर्स कैसे हो सकता है, तो एक एग्जांपल स्प्रिंग फोर्स का हम पढ़ चुके हैं, राइट? अखिलेश पांडे बोल रहे हैं प्लीज रिपीट। ओके, ये वाला बोल रहे हैं क्या? जाउल को मैंने अर्ग में कैसे कन्वर्ट किया? आर यू आस्किंग मी टू रिपीट दिस? देखो यार, 1 न्यूटन 10 टू द पावर 5 टाइम्स होता है, ये तो हमने पढ़ा है पहले, है ना? होता है कि नहीं होता है? न्यूटन क्या होता है भाई? न्यूटन होता है, बताइए, मास इनटू एक्सेलरेशन, है कि नहीं? देखो भाई, यहाँ पे मैं बताता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है? फोर्स अगर 1 न्यूटन है तो यहाँ पे मैं मास लूंगा 1 केजी और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है कि नहीं? अगर मैं इसको सीजीएस की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा? सीजीएस की जगह अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो 1 केजी की जगह क्या होगा? यस, हेलो गोरेलाल, 1 केजी की जगह मैं 1000 ग्राम लिखूंगा, राइट? 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखूंगा, डिवाइडेड बाई सेकंड स्क्वायर, सेकंड तो वही रहेगा सीजीएस में भी, राइट? तो यहां से देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर बाई सेकंड स्क्वायर आ गया, है ना? और ये ग्राम सेंटीमीटर बाई सेकंड स्क्वायर क्या होता है? यही कहलाता है डाइन। तो आपको ये पता लग गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अखिलेश पांडे, आपको समझ आया इतना? 1 न्यूटन इज 10 टू द पावर 5 डाइन। फिर अब हम जाउल और अर्ग को कन्वर्ट कर रहे थे, इन दोनों का कन्वर्जन फैक्टर देख रहे थे। तो देखो, जाउल को मैंने 1 जाउल लिखा, राइट? 1 न्यूटन की जगह 10 टू द पावर 5 टाइम्स लिखा, समझ आ रहा है इतना? एंड 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिखा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वर्ट एसआई यूनिट से इसमें सीजीएस यूनिट में, ठीक है? तो यहाँ पे देखो 10 टू द पावर 5 प्लस 10 टू द पावर 2, यहाँ 7 तो आ गया 10 टू द पावर 7 और बचा डाइन, डाइन इनटू सेंटीमीटर। तो डाइन इनटू सेंटीमीटर क्या है भाई? देखो, अर्ग है। ओके, थैंक यू गोरेलाल, ठीक है? सो डाइन इनटू सेंटीमीटर क्या है? डाइन इनटू सेंटीमीटर इज अर्ग। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया दैट 1 जॉल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। अब क्लियर है कि नहीं है सबको? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये मेरा वीडियो नहीं चल रहा है क्या? मुझे मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है मोबाइल में, ऐसा कैसे हो गया? मेरे नेटवर्क तो सही है, ये कमेंट भी नहीं दिख पा रहा है यार। 1 सेकंड यार, 1 सेकंड, मैं अपना भी देख लूं। आई होप मैं दिख ही रहा हूँ आप लोगों को। चलो ठीक है, दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ। ओके, अब कोई इशू नहीं है, विल कैरी ऑन। तो इतना क्लियर है ना भाई? जल्दी से कमेंट करके बताओ। फर्स्ट लाइक आपका है, ठीक है, समझ गए हम, समझ आ गया इतना। अब हम अपने वापस नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके, मृणाल प्रभु, हेलो एंड वेलकम टू माय क्लास। चलिए, सो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स की बात करते हैं। आप सभी लोगों ने स्प्रिंग फोर्स पढ़ा है, राइट? चलो चलो, देख लिया, एक्चुअली मोबाइल में घुसा हुआ था मैं इतनी देर से, राइट? तो स्प्रिंग फोर्स अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है,
फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था, उसमें स्प्रिंग फोर्स का भी आपको हल्का सा बताया था, है ना? तो स्प्रिंग फोर्स का हल्का सा देख लो, हुक्स लॉ क्या कहता है कि अगर स्प्रिंग है कोई, लेट्स से ये आपका स्प्रिंग है, ठीक? ये अभी नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है? और अगर आप इस स्प्रिंग को एक्स एक्सटेंड करते हैं, मतलब एक्स अमाउंट से एक्सटेंड करते हैं या एक्स अमाउंट से कंप्रेस करते हैं, नेचुरल लेंथ से आप अगर एक्स अमाउंट से इसको डिस्टर्ब करते हैं, तो आपको जो फोर्स लगाना होगा या स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, वो फोर्स किसके इक्वल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। कोई बात नहीं अखिलेश पांडे, इट्स ओके, है ना? तो जो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होता है। जैसे-जैसे आप उसको ज्यादा डिस्प्लेस करते जाएंगे, राइट, नेचुरल लेंथ से, वैसे-वैसे आपको भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। समझ आया इतना? तो यहाँ से हमारे पास आता था कि फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स एक्स, वेयर के इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट, है कि नहीं? के इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपका ये फोर्स था। आई एम नॉट टू सी व्हाई व्हाट आर यू राइटिंग सर, प्लीज थोड़ा बड़ा लिखिए। ओके ओके ओके, अरे फुल स्क्रीन नहीं किया हुआ है क्या? मैंने लिखा एफ इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, थोड़ा सा बड़ा लिखता हूं मैं। देन आई रोट फोर्स इज इक्वल टू के एक्स, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो के आएगा, और के कहलाता है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ठीक है? फोर्स इज नॉट कांस्टेंट। तो इस केस में अगर हमारा फोर्स वेरिएबल हो, इसको क्या कहेंगे? फोर्स वेरिएबल है, तो आप इस वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैसे निकालते हैं? तो दो मेथड्स हैं, ठीक है? एक मेथड है इंटीग्रेशन और दूसरा मेथड है यूजिंग, ठीक है, यूजिंग ग्राफ्स। कौन सा ग्राफ? तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होता है, ठीक है? अब दिख रहा है आपको गोरेलाल? तो आप ये वाला मेथड फिलहाल आप पढ़ेंगे 11th क्लास में, ठीक है? या अगर मैं एडवांस लेवल की क्लासेस यहाँ पे लूंगा तो उसमें एक्स्ट्रा में आपको इंटीग्रेशन थोड़ा सा बता दूंगा एंड उसमें कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे, ठीक है? ओके, वेरी गुड गोरिल्ला। एंड यूजिंग ग्राफ्स हम अभी देख लेते हैं, आपके लिए यही यूजफुल है, फिलहाल 9th क्लास के लिए यही यूजफुल है। तो चलिए देखिए यहाँ पे ग्राफ की हेल्प से हम कैसे देख सकते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो ये आपके सामने फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, समझा मैं देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखो क्या दिख रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे बदल रहा है, आपका फोर्स भी बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? देखो इस पॉइंट पे फोर्स इतना है, इस पॉइंट पे फोर्स इतना हो गया, बदल गया, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ फोर्स बदल रहा है, आपको साफ क्लियर हो गया कि फोर्स जो है वो वेरिएबल है, ठीक है? अब हम एक बात बताओ, सपोज करते हैं कि मैं इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, मैं बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम लोग ग्राफ से कैसे वर्क निकाल सकते हैं, इस वाले ग्राफ से, ठीक है? तो यार यहाँ पे देखिए, एग्जाम में ग्राफ नहीं आता तो देखिए यार 9th क्लास के एग्जाम में हो सकता है नहीं आता हो, लेकिन देखो यार अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ऑब्वियसली, है ना? जैसे आप अगर बायो के स्टूडेंट आगे होके बनने वाले हैं, जेईई नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी ओलंपियाड को लिखेंगे, एनटीएससी एनएससीजेएस, तो उन सभी में आपको इतना बेसिक आइडिया तो होना चाहिए, है ना? अगर आपको समझ आ रहा है तो परेशानी क्या है ना? जैसे देखो इंटीग्रेशन था, जो अभी आपके लिए समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये मैंने स्किप कर दिया ना, है कि नहीं? लेकिन ये जो टॉपिक है आप ग्राफ ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है कि नहीं? आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ा है ना? तो ग्राफ के बारे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि ग्राफ होता क्या है। तो अगर आपको पता है ग्राफ क्या होता है और अगर आपको इस चैप्टर में वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर में फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर दिया हुआ हो और अगर आप वर्क निकाल पाओ तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए बस मैं आपको, यस, तो इसलिए मैं बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता रहता हूँ, जो सीखना मुश्किल नहीं है वो सीख लेना चाहिए, है ना? तो देखिए एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ग्राफ से आप कैसे निकालेंगे? तो यार इसके लिए मैं आपको रिलेट ही करवाता हूँ, आप ये चीज पढ़ चुके हो। अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक, मान लो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, ओके, तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालते थे कि नहीं निकालते थे? निकालते थे ना? कैसे निकालते थे? आप जल्दी से कौन मुझे बताएगा? गोरेलाल आपको पता है क्या? कि अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, ठीक है, वीटी ग्राफ इज गिवन, तो वीटी ग्राफ से आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे? मैंने सिखाया था अपनी क्लास में। अगर याद है तो जल्दी से कमेंट करो। अगर आपने खुद से पढ़ा है तो बताओ। जल्दी से कमेंट करो नहीं तो मैं जल्दी से बता दूंगा, ठीक है? तो देखो अगर मैं वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलता है? वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, राइट? टाइम होता है सेकंड में, तो मुझे मिलता है मीटर में यूनिट्स, है ना? तो अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालूं, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ, तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो अगर आपके वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो आप उसके नीचे का टाइम एक्सेस के साथ ये जो एरिया कवर कर रहा है ना, ये इसके नीचे का एरिया, ये कहलाता है एरिया अंडर ग्राफ, और एरिया अंडर ग्राफ से आपको डिस्प्लेसमेंट पता लग जाएगा। सर मैं नया हूं इस चैनल पे, ओके आप नए हैं, या तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लेना, ठीक है? हम लोग काइने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। तो काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ये सब हम बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं, ठीक है? तो ये आप जरूर से देख लेना। आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी और मजा भी आएगा पढ़ने में, गारंटी। आप कमेंट करके बताइएगा आया कि नहीं आया मुझे,
ठीक है। सो देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हमारे y एक्सिस पे फोर्स है एंड x एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया देगा वो हमें क्या देगा, एरिया अंडर एफ एस ग्राफ। बताओ क्या देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट देता था, राइट। तो वेलोसिटी इनटू टाइम देता था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क, है कि नहीं। तो अगर आपके पास फोर्स और, सर आई डेफिनेटली शेयर दिस, कूल कूल कूल, वेरी कूल, ठीक है। चलिए, तो अगर आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हो, राइट, और आपसे पूछा जाए बताओ वर्क डन कितना कर रहा है ये फोर्स, तो आप क्या करोगे, एरिया अंडर द ग्राफ निकाल दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये कोई ग्राफ गिवन है, ये एफ फोर्स इन न्यूटन्स है और ये डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स है, ठीक है। मैं एक ऐसे ही आपको हल्का सा छोटा सा ग्राफ बना के दिखाता हूँ जस्ट फॉर फन, ठीक है। लेट्स से ये ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ये 0 है और ये है 2, ठीक। आपको बताना है इस फोर्स ने 0 से लेके 2 तक डिस्प्लेसमेंट करने में कितना वर्क डन किया। अब यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, राइट। और ग्राफ में भी आपको दिख रहा है वेरिएबल है, डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज हो रहा है। तो आप कैसे निकालोगे, यू विल सिंपली फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस ग्राफ। और ये एरिया कितना है आपको पता है, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इनटू बेस, बेस इज 2, और हाइट, अरे हाइट तो दिया ही नहीं, लेट्स से हाइट ये 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 10 जूल्स, 10 जूल्स ऑफ वर्क, सिंपली। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, राइट। अब आपने ये भी पढ़ा है कि वर्क डन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो एरिया भी पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे होता है, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई भी एरिया जो कि इस एक्स एक्सिस से ऊपर हो वो आप लोगे पॉजिटिव एरिया। और अगर ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है, ग्राफ लेट्स से ग्राफ ऐसा हो हमारा, कुछ ऊपर नीचे कुछ भी ग्राफ हो सकता है, राइट। फोर्स तो नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए ग्राफ नीचे की डायरेक्शन में भी पॉसिबल है, राइट। तो इसमें आप क्या करोगे, टोटल एरिया निकालोगे, लेकिन ये वाला एरिया आप पॉजिटिव कंसिडर करोगे A1, और ये वाला जो भी एरिया है आपका आप इसको नेगेटिव कंसिडर करोगे। और जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा, A1 माइनस A2, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो इफ इन केस ऐसा आप किसी एग्जाम में देखो तो आप अभी फिलहाल ऐसा तो कर सकते हो। सेम ऐसा ही मैंने आपको समझाया था डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। सो आई होप आप लोग अब फोर्स में और क्वेश्चंस करवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट ही मैंने बता दिया है। न्यूमेरिकल्स तो हम लोग अच्छे से देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में, एनर्जी के बाद थोड़ा हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं, या बेटर नेक्स्ट क्लास में पहले न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, उसके बाद मैं और टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। कूल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वर्क डिपेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेक अ नोट ऑफ इट, ठीक है। वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वर्क फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको पता है, आप जहां से देख रहे हैं, राइट, वो कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक। तो ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, अगर आप ऐसा भी तो हो सकता है कि आप किसी कार के अंदर बैठ के देख रहे हो किसी का मोशन, राइट। तो आप अभी कार एक्सलेट भी हो रही होगी, डीएक्सलरेट भी हो रही होगी, डायरेक्शन भी बदल रहा होगा, तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो ग्राउंड नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, कार। तो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जहां से आप देख रहे हैं मोशन को, हर फोर्स का वर्क डन भी अलग अलग होगा। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा आपको दूसरे एग्जांपल देता हूं, मान लो आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। लेट्स से कि ये एक ट्रेन है, बहुत लंबी सी ट्रेन बना दी है मैंने अपने स्क्रीन के हिसाब से, ठीक है। ये भी और बना दिए लो, चलो ये ट्रेन है, ट्रेन में ऐसी सीट्स भी लगी हुई हैं, एक ही सीट है, चलो स्पेशल ट्रेन है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए स्नैपसॉल में बनाई है, ठीक है। यहाँ पे सारी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, एक बंदा बैठा हुआ है, आप बैठे हुए हो, चलो ठीक है। यहाँ पे आप ट्रेन में आपको सवारी करवाई जा रही है आराम से, चलो यहाँ पे बाहर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे कौन खड़ा है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, शिवम, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यहाँ पे मान लो एक ब्लॉक रखा हुआ है ट्रेन में, ठीक है। और इस ट्रेन के ब्लॉक पे किसी कोई फोर्स लगा रहा है, मान लो ये छोटा सा बच्चा है यहाँ पे, वो फोर्स लगा रहा है, एंड फोर्स है वो 10 न्यूटन। क्लियर है, अच्छा ट्रेन मस्त लगी ना चलो, तो यहाँ पे एक बच्चा है जो कि इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, और ये ट्रेन जो है वो भी आगे चल रही है ना। मान लो ये चल रही है 2 मीटर पर सेकंड स्पीड से, बहुत स्लो स्लो ही चल रही है फिलहाल, राइट। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप यहाँ पे खड़े हो, ये बच्चा यहाँ पे इसको फोर्स लगा रहा है। तो मान लो अभी जो बच्चा है उसने इसको डिस्प्लेस कर दिया 2 सेकंड में, वो यहाँ तक ले आया, ठीक है। 2 सेकंड में बच्चा ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो यहाँ पे ले आया, कितने आगे चला गया, लेट्स से 5 मीटर आगे ले गया, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, मेरे और आपके अकॉर्डिंग इस ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है, या जो बच्चा जो फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स तो सेम रहेगा 10 न्यूटन, फोर्स तो नहीं बदलेगा। अगर मैं कैलकुलेट करूं इस बच्चे का वर्क डन, तो मैं क्या बोलूंगा कि फोर्स तो यहाँ पे 10 न्यूटन है। अगर आप कैलकुलेट करोगे इस बच्चे का वर्क डन, तो आप भी लिखोगे फोर्स यहाँ पे 10 न्यूटन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा, है ना। देखो मेरे अकॉर्डिंग ये ब्लॉक यहां से लेके यहां तक तो गया ही 5 मीटर, लेकिन मेरे लिए देखो ब्लॉक शुरू में यहां था, राइट। फिर 2 सेकंड में ये ट्रेन भी तो आगे गई,
2 सेकंड में ट्रेन 4 मीटर आगे चली गई होगी, राइट? तो ब्लॉक ऑलरेडी 4 मीटर आगे जा चुका है, प्लस 5 मीटर ये ट्रेन के अंदर भी, राइट? 5 मीटर ये ट्रेन के अंदर भी शिफ्ट हुआ, तो मेरे से ब्लॉक कितनी दूर चला गया? मेरे से यहां से इनिशियल पोजीशन से तो ब्लॉक 9 मीटर्स आगे चला गया, है कि नहीं? और आपके अकॉर्डिंग, आप जो अंदर ट्रेन में मुझे ले रहे हो, आपके अकॉर्डिंग ब्लॉक कितना आगे गया? सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर। तो जब आप फोर्स डन निकालो, आप जब फोर्स का वर्क डन निकालोगे, तो आपका वर्क डन क्या आएगा? आपका वर्क डन आएगा 10 न्यूटन इंटू 5, 50 जूल्स। डिस्प्लेसमेंट अलग हो गया, सही बोल रहे हो ना? कि मेरे अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट अलग है और आपके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट अलग है कि नहीं? तो इसीलिए मैं जब वर्क डन कैलकुलेट करूंगा तो मेरा 90 जूल्स आएगा, राइट? मेरे अकॉर्डिंग इस बच्चे ने ज्यादा मेहनत की, लेकिन आपके अकॉर्डिंग इस बच्चे ने कम मेहनत की, तो आप ज्यादा चॉकलेट्स नहीं दोगे, मैं ज्यादा चॉकलेट्स दूंगा। समझ आया कि नहीं आया? हालांकि बच्चों से काम नहीं कराना है, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट के लिए है। चलो, समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ यार, ये आपको एग्जांपल समझ आया? वर्क डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जल्दी से यार कमेंट करके बताओ समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। उफ, अरे बोलो भाई, कमेंट करो, समझ आ गया ना? इसको आप ध्यान रखना। और फिर अब आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा आज का मेन टॉपिक, वो क्या था? कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? अच्छा, समझ आ गया, वेरी गुड, गोरेलाल को समझ आ गया, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो देखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे। आप किसी भी रास्ते से ले जाओ, फॉर एग्जांपल आपको वैसे समझ नहीं आएगा, ठीक है, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा कंजर्वेटिव फोर्सेस का हेडिंग डाल दूंगा, कंजर्वेटिव फोर्सेस। चलो, तो देखो, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये उसकी इनिशियल पोजीशन है, पॉइंट ए। दूसरा ये पॉइंट है बी। हमें इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है और कोई एक फोर्स उस पर लग रहा है जिस फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? मान लो उस पर कोई फोर्स लग रहा होगा, कुछ भी मान लो, लेट्स से कुछ फोर्स लग रहा है हम इसी फोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो देखो यार, ए से बी तक ले जाने के बहुत रास्ते हो सकते हैं। मैं ऐसे भी ले जा सकता हूँ, मैं ऐसे भी ले जा सकता हूँ, मैं ऐसे भी ले जा सकता हूँ, किसी भी तरीके से ले जा सकता हूँ। दिस इज पाथ 1, दिस इज पाथ 2 एंड दिस इज पाथ 3। कोई भी पाथ आप अपनी मर्जी से बनाओ, ऐसे घुमा के भी बना दो, राइट? दिस इज पाथ 4, राइट? तो कैसा भी पाथ है, अलग अलग तरीके के कितने भी पाथ हो सकते हैं, राइट? लेकिन अगर इस फोर्स का वर्क डन हर पाथ से, जब हम इस पॉइंट बी तक इसको ले जा रहे हैं ये फोर्स लगाते हुए, तो अगर हर पाथ में नेट वर्क डन इसका सेम आए, तो हम इसे कहेंगे कि ये कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। अब यहाँ पे मैं इसको अलग तरीके से आपको समझाता हूँ, ये आपको आगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो देखो यार, क्या बोलने का क्या मतलब है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाओ या किसी भी रास्ते से ले जाओ, वर्क डन सेम होगा, तो ये फोर्स क्या कहलाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसका क्या मतलब है? वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? पाथ पे डिपेंड कर रहा है क्या? नहीं डिपेंड कर रहा है। वर्क डन डिपेंडिंग ऑन द ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस हियर। समझ आया कि नहीं आया? इस केस में वर्क डन किस पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस पे। तो ऐसे फोर्सेस जिनके वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, मतलब सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे, है ना? हर केस में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो यही आएगा ना, डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करे, पोजीशन पे डिपेंड करे, या इन अदर वर्ड्स ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करे, राइट? वो फोर्सेस कहलाते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ। मैं यहाँ पे इनकी डेफिनेशन भी लिख देता हूँ और फिर और भी अच्छे से एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, डोंट वरी, राइट? लेकिन अभी फिलहाल ये समझ आया कि नहीं आया जितना मैंने समझाने की कोशिश की? 2-3 तरीकों से आप लोगों को समझाया है, आई गेस समझ आ गया होगा। जल्दी से यहाँ पे बता दो मुझे, राइट, कि समझ आया कि नहीं आया? फोर्सेस, मैं डेफिनेशन में लिख देता हूँ, फोर्सेस फॉर विच, जल्दी से कमेंट करो यार, मैं वेट कर रहा हूँ। वर्क डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट। कमेंट करो भाई, जब तक मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। मैं इतनी बड़ी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आप कमेंट नहीं कर सकते? डिस्प्लेसमेंट सर थोड़ा इजी एग्जांपल से समझा, अरे बिल्कुल समझाऊंगा, अभी मैंने बस डेफिनेशन समझाई है, ठीक है? अभी ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल लेके समझाऊंगा, बड़ा मजा आएगा आपको, ठीक है? एंड नॉट द आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस।
कौन सा, अरे बिल्कुल डोंट वरी यार, आप इधर मेरी क्लासेस में आए हो तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही, राइट? एग्जाम्पल के लिए ही मैंने खाली पेज यहाँ पे छोड़ रखा है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये है आपका ग्राउंड, ठीक है, दिस इज ग्राउंड। इस ग्राउंड पे क्या रखा हुआ है? एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका है मास m, ठीक है? ये m मास का ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट A है, हमें इसको ले जाना है यहाँ, ठीक है? ये है पॉइंट B, और A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो है h, ठीक है? ये डिस्टेंस है h, ओके। चलिए, और आपको इसको धीरे धीरे मूव करते हुए यहाँ ले जाना है। बहुत सारे रास्ते हैं ले जाने के, एक रास्ता तो स्ट्रेट है ऐसे, ठीक है? ये है आपका पाथ 1, क्लियर? दूसरा पाथ मैं आपको ले जाता हूं दूसरे तरीके से। मान लो हमने क्या किया, हमने इसको यहां तक ले आए पहले, मास का पॉइंट सी तक इस रास्ते से, फिर इसको ऐसे ले गए, यहाँ पे ले आए, ठीक? मान लो ये डिस्टेंस हम एल चल के आ गए, फिर इसको फिर से ऊपर ले गए ऐसे एम, और फिर इसको ऐसे लाए, ठीक है? तो वापस हम पॉइंट बी पे पहुंच गए। ए से बी तक जाने के दो रास्ते, एक ये ब्लू वाला रास्ता जो आपको दिख रहा है, राइट? ये h/2 है, ये h/2 है, राइट? और दूसरा रास्ता ये ऊपर वाला जो ये ग्रीन वाला रास्ता दिख रहा है, पाथ 1 पाथ 2 दिख गए आपको। अब इन दोनों ही केसेस में हम वर्क डन बाय ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? पाथ 1 के लिए, पहले पाथ 1 के लिए वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है वो देखो। तो देखो ये जो ऑब्जेक्ट है उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, कैसे? mg डाउन लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? फर्स्ट केस में आप बताओ, जब आप इसको पोजीशन ए से पोजीशन बी तक ले जा रहे हो, यहां से यहां तक ले जा रहे हो आप इसको स्ट्रेट ऐसे, इस ऑरेंज वाले लाइन की ऐसे, इस पाथ के अलावा, पाथ 1 के अलावा, तो देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है h। फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है mg, है कि नहीं? और एंगल कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? एंगल है 180 डिग्री, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, राइट? तो वर्क डन हो जाएगा माइनस mgh, होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बताओ, वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh होगा कि नहीं होगा? अब कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए, बोलो जी, होगा कि नहीं होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी पाथ 1 में होगा माइनस mgh। आई होप इतना क्लियर होगा ना? फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स mg है, डिस्प्लेसमेंट h है, तो आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे fs cos 180, राइट? तो आप लिखोगे f mg sh और cos 180 माइनस 1, तो वर्क डन हो गया माइनस mgh। सेकंड केस देखते हैं, पाथ 2 जो है हमारा, है ना, जिसमें हम थोड़ा घुमा फिरा के ले गए हैं। होगा सर, वेरी गुड गोरेलाल, ठीक है? चलिए, तो जो पाथ 2 है उसका देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए। तो पाथ 2 में पहले हम कहां से कहां ले गए? यहां से सी तक ले गए, h/2 ऊपर ले गए। तो जब हम इसको h/2 ऊपर ले गए, तो इस रास्ते में कितना वर्क डन हुआ? फोर्स लग रहा था mg, राइट? डिस्प्लेसमेंट हुआ h/2, और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन हुआ ग्रेविटी का माइनस mg इंटू h/2, ठीक है? ए से सी तक ले जाने में वर्क डन ग्रेविटी ने कितना किया? माइनस mg h/2। फिर हम सी से डी ले गए, सी से डी ले गए, ठीक है? तो सी से डी जब हम जा रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है ब्लॉक पे mg, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, है कि नहीं? तो इस केस में एंगल कितना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 90 डिग्री। तो बताओ सी से डी जाने में ग्रेविटी ने कोई वर्क किया? जल्दी से मुझे बताओ, सी से डी जाने में ग्रेविटी ने कोई वर्क किया क्या? एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे जीरो वर्क हो गया, है ना? एंगल 90 डिग्री होता है तो वर्क डन जीरो हो जाता है। चलो, अब देखते हैं इधर डी से ई जाने में, यहाँ पे ब्लॉक आ गया हमारा, राइट? अब डी से ई जा रहे हैं, हम ऊपर जा रहे हैं, कितना ऊपर जा रहे हैं? h/2। तो यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ होगा? देखो फोर्स तो अभी भी लग रहा है mg नीचे, है ना? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है h/2, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है 180 डिग्री, तो वर्क डन हो गया माइनस mg/2। समझ आ गए? अब आप पहुंच गए पॉइंट ई पे। अब ई से आप जा रहे हो बी पे, तो फिर से mg नीचे लग रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेफ्ट, एंगल कितना है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का? 90 डिग्री, क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे ई से बी जाने में वर्क डन हो गया जीरो। तो जब आप टोटल वर्क डन लिखोगे ए से बी तक जाने में, कैसे कैसे गए? ए से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, ई से बी गए, तो टोटल वर्क डन क्या करोगे आप? सारे वर्क डन का सम। तो देखो ए से सी जाने में आपको वर्क डन, आपने कितना वर्क डन किया ग्रेविटी ने? तो माइनस mg/2। फिर सी से डी जाने में वर्क डन नहीं किया, जीरो। फिर डी से ई जाने में वर्क डन हुआ माइनस mg/2, और फिर ई से बी जाने में वर्क डन हुआ जीरो। तो टोटल वर्क डन आपका यहाँ पे कितना आ रहा है? देखो टोटल वर्क डन आपका फिर से आ रहा है माइनस mgh। आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? इतना बताओ। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो? तो ग्रेविटी का वर्क डन जो है वो किस रास्ते से ले गए उस पर डिपेंड नहीं हो रहा है। आप ए से बी सीधा ले गए थे जब पाथ 1 के अकॉर्डिंग,
तब भी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी माइनस mgh आया था, राइट। और जब आप घुमा के ले गए, ए से सी ले गए, सी से डी ले गए, डी से ऐसे ऐसे ले गए आप किसी भी तरीके से, तब भी वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आया, माइनस mgh ही आया। तो इसका मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी किस पे डिपेंड नहीं करता है, आप किस रास्ते से ले जाओ उस पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड सिर्फ और सिर्फ उस पे करता है कि आपका इनिशियल पोजीशन और आपकी फाइनल पोजीशन कहाँ है, राइट। जब तक इनिशियल और फाइनल पोजीशन आप नहीं बदलोगे, रास्ता कुछ भी रखो, नेट वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ यार। इज इट क्लियर नाउ? तो इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना। तो हमें जनरली कंजर्वेटिव फोर्सेस, या जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस हमें बहुत सारे पढ़ने हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम ग्रेविटी चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा फोर्स है, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। फिर हम लोग 12th में आप लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, जो दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स होता है, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। स्प्रिंग फोर्स जो आपने देखा है ना, जो हम आगे भी देखेंगे इस चैप्टर में भी, स्प्रिंग फोर्स जो होता है, इलास्टिक फोर्स, वो भी कैसा फोर्स होता है, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में हमें बस फ्रिक्शन पढ़ना है, समझ गए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज में हमें सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन पढ़ना है आपके जेई तक के सिलेबस में, और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, ठीक है। फ्रिक्शन हो गया, एयर ड्रैग हो गया, एयर ड्रैग भी तो फ्रिक्शन ही हुआ, जो एयर फ्रिक्शन लगा रहा है वो क्या कहलाता है, एयर ड्रैग। नहीं तो अगर कोई फ्लूइड नॉर्मल कोई लिक्विड लगा रहा है तो हम उसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, है ना। तो ये सारे फोर्सेस कैसे फोर्सेस हैं, दीज ऑल आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये नॉन कंजर्वेटिव कैसे हैं वो भी समझेंगे, उसके लिए भी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। नए स्क्रीन पे पढ़ाता हूँ, चलो आपको। ब्लैक पे पढ़ोगे, व्हाइट पे पढ़ोगे, ब्लैक पे पढ़ो यार, ठीक है। तो फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कैसा है, फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, वो समझने की कोशिश करो जरा। फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ये कैसे है थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं, नेक्स्ट क्लास में या आज ही की क्लास में मेन डिफरेंस भी है, हम आपको लास्ट में बताएंगे कि क्या क्या मेन डिफरेंस है डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग इन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, फ्रिक्शन के केस में मान लो यहाँ पे ये एक स्ट्रेट ऐसे रोड बनी हुई है जो कि रफ है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पे म्यू, क्लियर है। इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट बना देते हैं, राइट। और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये पॉइंट ए है लेट्स से, और ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है एल, लेट्स से मास ऑफ द ब्लॉक इज एम। तो जब आप ब्लॉक को ए से बी ले गए, ठीक है, अगर आप ब्लॉक को ए से बी इस रास्ते से ले गए स्ट्रेट, तो फ्रिक्शन कितना लगेगा बताओ, फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है, इट इज म्यू इनटू एन। यहाँ पे एन और एम जी बराबर होंगे, तो फ्रिक्शन लग रहा है म्यू एम जी, राइट। तो फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है म्यू एम जी, ठीक है। तो इतना आपका फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, और ए से बी अगर आप उसको इस रास्ते से ले गए तो आपको ये पाथ वन है, ठीक है, दिस इज योर पाथ वन। तो पाथ वन में वर्क डन कितना होगा फ्रिक्शन का, हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, माइनस म्यू एम जी, राइट। तो फ्रिक्शन सॉरी फ्रिक्शन लग रहा है म्यू एम जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है एल, और व्हाट इज द एंगल बिटवीन फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट हियर, एंगल 180 डिग्री है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस म्यू एम जी एल। ए से बी तक इस रास्ते से ले जाना, पाथ वन से ले जाने में वर्क डन फ्रिक्शन का कितना आया, माइनस म्यू एम जी एल। लेकिन लेट्स से मैं रास्ता बदल दूं, ठीक है, रास्ता बदल देते हैं और तब देखते हैं कि फोर्स का जो वर्क डन है फ्रिक्शन का वो सेम आएगा कि नहीं आएगा। मैं इसको ऐसे ले गया, ऊपर ले गया मैं, मान लो एल बाई टू लेंथ ऊपर ले गया, फिर इसको एल ऐसे ले आया, और फिर इसको नीचे फिर से एल बाई टू लाके वापस बी पे रख दिया मैंने, ठीक है। तो अभी जब आप इसको यहां से यहां ले जाओगे, ठीक है, ऐसे ऊपर, ठीक, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये हॉरिजॉन्टल टेबल को ऊपर से देख रहे हैं हम, तो इस केस में फ्रिक्शन पीछे लगेगा ना, ऐसे फ्रिक्शन, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन जीरो तो नहीं हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक ले जाने में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट एल बाई टू विद नेगेटिव साइन, ये आएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फिर इस पॉइंट से यहां तक लाने में, इस रास्ते में, ठीक है, अभी फ्रिक्शन कैसे लगेगा, पीछे, डिस्प्लेसमेंट होगा आगे, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज म्यू एम जी इनटू डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज एल विद नेगेटिव साइन। और वापस जब आप इसको यहां से नीचे लाओगे तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या आएगा, फिर से इसी के इक्वल आ जाएगा, माइनस म्यू एम जी इंटू एल बाई टू। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप ऊपर वाले रास्ते से ब्लॉक को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाओ तो वर्क डन कितना आएगा, सारे वर्क डन का सम, राइट। तो सारे वर्क डन का सम आप यहाँ पे करके देखो कितना आ रहा है, माइनस म्यू एम जी एल बाई टू, माइनस म्यू एम जी एल, और फिर से माइनस म्यू एम जी एल बाई टू। सारे फोर्स, सारे जो अलग अलग पाथ पे जो वर्क डन है टोटल हमने सम कर दिया, तो सम कितना हो गया देखो, ये आ जाएगा आपका माइनस टू म्यू एम जी एल,
राइट? तो आपको दिख रहा है ये दोनों फोर्सेस का वर्क डन अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है अलग-अलग पाथ में? जैसे जो फ्रिक्शनल फोर्स का वर्क डन है, वो फर्स्ट पाथ में कितना आया? -μ mgl। लेकिन सेकंड पार्ट में जब आप ऊपर घुमा के ले गए, तो फ्रिक्शन का वर्क डन कितना आया? -2 μ mgl, है कि नहीं? तो वर्क डन अलग-अलग आया। लेकिन इनिशियल और फाइनल पोजीशंस तो सेम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो क्या है? एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ये एग्जांपल समझ आया आपको कि कैसे फ्रिक्शन एक इसका जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड करता है। आप लंबे पाथ से ले जाओगे तो फ्रिक्शन ज्यादा वर्क डन करेगा, है कि नहीं? आप सोचो ना यार, आप अगर अपने दोस्त के घर से अपने घर तक साइकिल ला रहे हो या कोई चीज धक्का मार के आ रहे हो, बहुत सारे रास्ते होते हैं, एक लंबा वाला रास्ता, एक छोटा वाला रास्ता। तो छोटे वाले रास्ते में आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी ना, आप तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, है ना? और बड़े वाले रास्ते में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब फ्रिक्शन ज्यादा जोर लगा रहा है, वो ज्यादा वर्क डन कर रहा है। तो फ्रिक्शन इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। समझ आया कि नहीं आया? प्लीज कमेंट एंड टेल मी। ठीक है? तो आपको ये बात तो एक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ यार। कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनका वर्क डन डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, ठीक है? और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होते हैं जिनका वर्क डन डिपेंड करता है ऑन द पाथ। यहाँ पे थोड़ा सा नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन भी लिख दूं। डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, बस हल्का सा यहाँ पे हिंट दे देंगे क्योंकि अब आप लोग समझ जाओगे। क्या है? वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ। ठीक है? समझ आया? इसको अलग-अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में लिख दो, वर्क डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट, राइट? नॉन कंजर्वेटिव के बाद में लिख दो कि वर्क डिपेंड्स ऑन पाथ ना, एंड पाथ मतलब डिस्टेंस। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है उनका वर्क डन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। समझ आया? तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। एक और चीज बची है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस, ये थोड़ा आप खुद से सोचिए एंड फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले 5 मिनट में आपको बता दूंगा जो अभी क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है कि आप इस बारे में थोड़ा गिव इट अ थॉट कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में कहा जाता है कि वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस बोलने का मतलब कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्या होता है? 0 होता है ना? तो आप ये खुद से डिराइव करके देखिए। जैसे ये इक्वेशन मैंने ये यहाँ पे एग्जांपल लिया था ना, तो आप ग्रेविटी के केस में ही देखिए, अगर आप बॉडी को पॉइंट ए से बी ले जाओ और फिर बी से ए ले जाओ तो वर्क डन बाय ग्रेविटी 0 आना चाहिए। आप चेक कीजिए खुद से, राइट? लेकिन यही अगर इस केस में जो मेरा फ्रिक्शन वाला केस था, उसमें अगर आप ए से बी स्ट्रेट लाइन में ले जाओ और बी से ए स्ट्रेट लाइन में वापस लाओ, तो उस केस में इवन इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0 लेकिन वर्क डन आपका 0 नहीं आएगा, राइट? तो एक और मेन डिफरेंस क्या होता है इन दोनों फोर्सेस के बीच में कि कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क डन इन अ साइक्लिक पाथ इज 0। साइक्लिक पाथ या क्लोज्ड पाथ बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लोज्ड पाथ मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो, राइट? उस केस में कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन क्या होगा? 0 रहेगा। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन इवन इफ आपका क्लोज पाथ हो तब भी 0 नहीं होगा, राइट? तो ये आप एक बार खुद से सोच के देखिए, खुद से यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, राइट? एंड कमेंट करके बताइए आपको समझ आया या नहीं आया। आई होप कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड वर्क डन ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है एंड कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फॉर अ वेरिएबल फोर्स। आपको ये तीनों टॉपिक्स आज थोड़ा सा अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी और कितनी तरीके की एनर्जी होती है फिलहाल, एंड आपको 12th क्लास तक क्या क्या पढ़ना है और इस क्लास में क्या क्या पढ़ना है उस पर हम ध्यान देंगे, ठीक है? सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही रहे हैं, उसी तरीके से करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। आराम करो, ऐश करो, ठंड बहुत हो रही है, आराम करो। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा। आशा